गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ जो पेट्रोल को निकाला जाता है उसी के साथ निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तो बच्चों हम लोग देखेंगे और तब निर्मुक्त होती है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाए, जो हम क्या करते हैं, जैसे तेल को है ना, क्या किया जाता है, वहाँ से निकालने के बाद सीधे कहाँ लेते हैं, अपरिष्कृत यानी बिना साफ किए, है ना, उसको धरातल पर मतलब ज़मीन पर लाया जाता है। तब इसका प्रयोग घरेलू एवं वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। हम लोग घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। कहाँ कहाँ से? रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के क्या हैं? प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के बहुत अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। कहाँ कहाँ? भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में, मतलब वहाँ इनके आसपास इस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस इनकी क्या है? एक संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। विश्व में बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन, तो बच्चों हम लोग देखेंगे जीवाश्म ईंधन मतलब यह कई हजारों वर्षों के बाद बनता है ना, जैसे कोयला हो गया, वो क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। तो के उपयोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि से मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग आजकल क्या करते हैं? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया कोयले का, और हजारों वर्ष दबी चीज़ों को हम जीवाश्म ईंधन के रूप में कह सकते हैं। तो वह क्या हो गया? वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है, वह समाप्त होने की कगार पर है, पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी से टपकने के समान है। जीवाश्म ईंधन अनियंत्रित जलना मीन्स यहाँ देखेंगे अनियंत्रित मीन्स जीवाश्म ईंधन अच्छे से चलता है, बोलने से बिना रुक के बोलना चाहिए। जलना अनियंत्रित टोंटी से टपकने के समान है। जैसे हम लोग देखते हैं अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। मतलब जलते जलते क्या हो जाता है? सूख जाता है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प है। यहाँ देखते हैं गैर परंपरागत, जो हम लोग गैर परंपरागत को भी पढ़ चुके हैं ना, जो वर्तमान में जैसे हम क्या बोल रहे हैं, विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत के दोहन की ओर
बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों की स्वच्छतर विकल्प है। तो जैसे हम लोग देखेंगे गैर परंपरागत स्रोत, तो कौन कौन से आ गए? सौर ऊर्जा हो गया, हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, मतलब इस सब को हम लोग आगे देखेंगे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन की स्वच्छतर विकल्प है। जल विद्युत, हम देखेंगे जल विद्युत। बांध में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल को ऊंचाई से गिराने के लिए क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। जब पानी गिरता है तो वह कहाँ गिरता है? बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। घुमाते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए क्या करते हैं? घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग किसके के लिए किया जाता है? किस लिए? कृषि के लिए किया जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। विद्युत का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे था। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व की ऊर्जा 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन सी हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। विश्व में जल विद्युत के कौन कौन से देश उत्पन्न करते थे, उत्पादक थे? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल है, यहाँ नंगल लिखा है, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन कौन से भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं? भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अब देखेंगे हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। जीवाश्म ईंधन के सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, तो बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। मानते हैं आप लोग? अब क्या हो रहा है हमारे देश में ही ना, केवल पूरे विश्व में अब जनसंख्या की वृद्धि भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यहाँ देखेंगे हम लोग गैर परंपरागत के स्रोत है ना, तो हम क्या करते हैं? लगातार उसका उपयोग करते हैं।
तो यह ईंधन क्या हो सकता है, ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। गैर परंपरागत के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा के लाभ व हानि। प्रदूषण मुक्त ध्वनि प्रदूषण। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान। सुरक्षित और साफ, पक्षियों के लिए हानिकारक। हम देखेंगे सौर ऊर्जा के लाभ और हानि। असमाप्य खर्चीला। प्रदूषण मुक्त स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। यहाँ देखेंगे असमाप्त यानी कभी समाप्त ना होने वाला सौर ऊर्जा। और है ज्वारीय ऊर्जा। प्रदूषण मुक्त वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिनाई। असमाप्त ज्वारीय ऊर्जा भी नष्ट, अभी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है। और सौर ऊर्जा भी, या पवन ऊर्जा भी है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परमाणु ऊर्जा में लाभ और हानि। बड़ी मात्रा में उत्पादन। परमाणु ऊर्जा के लाभ हानि देखेंगे यहाँ पर। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि भी देखेंगे। रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना। सेकेंड नंबर है खर्चीला। अब यहाँ देखेंगे बायोगैस। कम लागत, हरित गृह प्रभाव का कारण। उपयोग में आसान जैसे व्यर्थ ना हो। और बायोगैस का उपयोग या उत्पादन। बायोगैस से लाभ क्या क्या होता है? कम लागत होता है, उपयोग में आसान जैसे व्यर्थ का उपयोग, और बायोगैस का उत्पादन। अब हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण। ऊर्जा के गैर परंपरागत के स्रोत के बारे में यहाँ बताया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रियाकलाप को। सौर कुकर कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। एल्युमिनियम के नालीदार बर्तन को क्या करना है? बाहर से काला करना है। और इसमें 1 कप चावल साथ में डालना है। चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और ट्यूब के 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और
उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने से फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती है जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से गिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है। जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में क्या गिर जाती है, रोक दी जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता और इसमें रखा कुछ समय में पक जाता है। यहाँ देखेंगे हम लोग, जब सूर्य की किरणें ट्यूब से गिरी एक बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और इसमें रखा चावल कुछ समय के पक जाता है। अब देखेंगे हम लोग सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में देखेंगे हम लोग। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन क्या कर सकती है, अनुभव कर सकते हैं हम लोग। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तैयार तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ समुदाय को धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। वहाँ से सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है और सौर ऊर्जा का उपयोग
सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात कौन कौन सा है? सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर और के साथ साथ समुदाय के रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। अब देखेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन ऊर्जा क्या है? असमाप्य स्रोत है। यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा। चिरकाल यानी प्राचीन काल से, लंबे समय से। पवन चक्कियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनाज को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। चक्की को घुमाती है जो चक्कियों को घुमाती है जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं। यह देखिए कि हम लोग वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को क्या करती है? घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। और पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में क्या है? उल्लेखनीय है। अब देखेंगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित। परमाणु ऊर्जा को देखते हम लोग। परमाणु ऊर्जा एक प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और विसर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में मतलब बड़ी जगह में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में कलपक्कम और महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर,
उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? कहने से आप लोग आंसर दोगे। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तमाम तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन भूसतह गर्म जल के झरनों के रूप में क्या करती है? प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों में गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती थी। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाना, मतलब जैसे ठंडी के दिन में जैसे पानी रिसता है जमीन से, उसी प्रकार यहाँ क्या बोल रहा है? भूतापीय ऊर्जा जो खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। यूएसए विश्व का क्या है? सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अध्याय 3 छूट गया था नागरिक शास्त्र खंड से। बच्चों, यहाँ देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, और सेकंड है हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए और किसी एक मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये आप लोग का HW में रहेगा। 2 क्वेश्चन को होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।